आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 15 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 14 तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो पार्ट 14 तक का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पार्ट 14 तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़े थे। ये थीन शीट के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड जाने थे। स्फीयर, आज हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ठीक है, चार्ज स्फीयर मतलब ऐसा स्फीयर जिसमें चार्ज डाला गया है। ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, उससे जानने से पहले थोड़ा सा आपको स्फीयर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है ना, स्फीयर में क्या है कि दो प्रकार का स्फीयर होता है। ठीक है, एक होता है होलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, होलो स्फीयर जिसको थीन सेल भी बोलते हैं, थीन स्फीयर भी बोलते हैं। होलो स्फीयर में भी क्या है, कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग को ही डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है या इंसुलेटर कहा जाता है, कंडक्टिंग को मेटेलिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पर है। सॉलिड में कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि होलो स्फीयर में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो उन तीनों का सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना, समझ में? होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, वैल्यू डिफरेंट आएगा। ये क्यों आएगा, इसका कारण भी बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे नोट के रूप में लिखा हुआ है आपको। देखिए, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। देखिए, होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में क्या होता है कि इसमें चार्ज जो होता है ना वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सरफेस पे चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात समझ में? ये तीनों कंडीशन में। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के कंडीशन में क्या होता है कि चार्ज जो है वो सरफेस पे नहीं, होल बॉडी में। ठीक है, होल बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज इन होल वॉल्यूम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे नोट करके यहाँ भी लिख दिए हमें, वो देख लीजिएगा। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को छोड़ करके रेस्ट हैव मतलब जो बच गया है, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, ये जो बच गया है इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को छोड़ करके जो है जो बच गया है उन सभी में चार्ज क्या होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो स्फीयर का ये है ना, थोड़ा सा जानना था इसमें कि स्फीयर में होता क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं कि होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में सेम प्रॉपर्टी होता है, मतलब चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है वो होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गया? हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये थोड़ा सा था स्फीयर के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, बताया था ना अभी कि तीन जो स्फीयर है उसमें सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम पॉइंट पर मिलेगा, है ना। जैसे होलो कंडक्टिंग रहेगा, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग रहेगा, ये तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे ही आता है। चार्ज हमेशा कहाँ आता है, सरफेस पे ही आता है। ठीक है ना, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। देखिए, सबसे पहला क्या है, देखिए कि सेम वही है, ये डेरिवेशन करने का प्रोसेस जो सिलेंडर में होता है, जो पहले की वीडियो में हम बना दिए सिलेंडर का भी सेम वही प्रोसेस है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, एक स्फीयर है, एक रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। चूँकि यह इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए लिखा हुआ है, सरफेस पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना,
और इस सरफेस स्फीयर के आउटर पॉइंट पे मान लेते हैं इस पॉइंट पर, है ना, हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटर पॉइंट पर मतलब बाहरी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नियम के अनुसार जैसे सिलेंडर में बताया है कि क्या बताए थे कि एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट बनाने 3D में आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड पॉइंट निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो देखिए एक गॉसियन सरफेस बना, इसका भी गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, एक स्फीयर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, स्फीयर रहेगा। चूँकि यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पे हो रहा है, इसलिए हम लोग किसका बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से दिखाया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से दिखाया जाता है, चार्ज पर एरिया। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो देखिए सारे पॉइंट्स पे देखिए एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे दूर ही भागेगा। बात समझ में आया। तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है फाई बराबर वो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये ना फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, ई चूँकि यूनिफॉर्म है, मतलब सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो ई बाहर निकल जाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 डिग्री कैसी है, ई और डी ए के बीच में एंगल है ना, थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। है बस समझ में। तो ई तो बाहर निकल के इंटीग्रेशन डी है। अब देखिए यहाँ पर क्या जानना है कि एरिया वेक्टर जो है इसका इंटीग्रेशन, मतलब इस गॉस सरफेस का मांग रहा है। ठीक है, तो ये 4πr² होता है, आपको कुछ पता है स्फीयर का क्या होता है, 4πr², स्मॉल आर स्क्वायर, कि गॉस सरफेस का दूरी क्या है सेंटर से, स्मॉल आर ना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ई इंटू 4πr²। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। क्यू इनसाइड, अब ये क्यू इनसाइड निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा जो बताए थे ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू इनसाइड बाय एरिया। ठीक है, तो इस सरफेस को बताए थे, ओरिजिनल जो स्फीयर है उसका बताए थे। ठीक है ना, तो उस समय एरिया क्या लेंगे, 4πr²। इसमें आर कौन सा, कैपिटल आर, क्योंकि इसका लगा रहे हैं ना, आउटसाइड पॉइंट का नहीं लगा रहे हैं, इसका इसलिए इसका कैपिटल आर लेंगे। देखिए 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr², क्यू इनसाइड बराबर। ठीक है, तो क्यू इनसाइड की जगह सिग्मा इंटू 4πr² रख दिए, बाई एप्सिलॉन नॉट, 4π कट गया एक दूसरे से है। ठीक है ना, आज समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा r² कैपिटल R² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। बात समझ में आ गया। तो आउटसाइड पॉइंट पर है ना, स्फीयर के वो 3 जो स्फीयर बताए हैं उसके आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। आया बात समझ में, सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। इसमें भी देख रहे हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। तो बात समझ में आ गया कि स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है। हम लोग अब इसका इनसाइड पॉइंट पर देखेंगे। ठीक है, देखिए इनसाइड पॉइंट पर हम लोग देखते हैं इसका कि कैसे निकलता है। ठीक है ना, रहे तो इनसाइड स्मॉल आर, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये चार्ज है। ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर के बताए थे कि बाहरी पॉइंट पर क्या होता है, स्फीयर होता है, ये वाला पार्ट है, ये स्फीयर होता है। ठीक है ना, पढ़ रही हूँ ना अपने आपके, स्फीयर है, इसके क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इसका इनसाइड पॉइंट पर देखना है तो इनसाइड में क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, उसमें भी रेडियस क्या रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा, उसका भी सेम वही पैटर्न है। एरिया वेक्टर निकालेंगे तो डी ए, और ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। आए बात समझ में, ये स्मॉल आर हो जाएगा। इस समय क्या हो जाएगा कि आर जो होता है वो कैपिटल आर से छोटा होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। ठीक है, सेम वही सब इनसाइड पॉइंट पे निकालना है। सिग्मा का वैल्यू बता ही दिया, चार्ज बाई एरिया होता है, एरिया किसका लेना है, इसमें चार्ज निकालेंगे 4πr² इस समय होगा, है ना।
तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, एक स्फीयर होगा जिसका रेडियस आर होता है, तो फाई गॉस सरफेस बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए है ना, ई डी ए क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, ई का वैल्यू इनफॉर्म में है तो ये आगे बैठ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा, डी ए का मतलब 4 पाई r² हो जाएगा, ये तो जान ही रहे हैं। क्योंकि देखो इस समय क्या ले रहे हैं, इस समय गॉस सरफेस ले रहे हैं, तो गॉस सरफेस ये है, स्मॉल आर है, इसलिए देखिए 4 पाई r² लगा है, बात समझ में आ रहा है। और गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो उस समय क्या है कि चार्ज जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर क्यू इनसाइड जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या पता चल गया कि जो स्फीयर है उसके इनसाइड पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मतलब समझ में आ गया ना कि कोई भी स्फीयर है उसके केवल आउटसाइड पॉइंट पर ही हम लोग को क्या मिलता है, मिलता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनसाइड पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है। बात समझ में आ गया कि इनसाइड पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। जो ई और आर के बीच का ग्राफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक स्फीयर बना लिए वाई एक्सिस पर दिखाने के लिए, ठीक है। और आर को जो है वो एक्स एक्सिस पे रखते हैं। स्फीयर पर देखिए, स्फीयर पर जो है कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि उस समय आर ही ना रहता है कैपिटल आर का, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है वो आर को दिखा रहा है, ओके। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि इन साइड पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब आर के अंदर का जितना भी पॉइंट लेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो देखिए लिखा हुआ ई बराबर जीरो, मतलब वाई जो है नहीं कुछ होगा, वाई मतलब एक्स पे चल जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है ना, एक्स ही पर पॉइंट चल जाएगा ये वाला। तो ये दिखा रहा है वाई बराबर जीरो है ना। अब देखिए यहाँ पर जब ये आर तक आया, आर तक आया तो ये आउटसाइड पॉइंट इधर हो गया, तो आउटसाइड पॉइंट से क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r²। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर घटने लगेगा यहाँ से, आया बस में ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बहुत ही हल्का है, इन साइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आउटसाइड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट पर, ये घटने लगेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। एट सरफेस आर बराबर, तो सरफेस पे क्या लिख देंगे, आर बराबर कैपिटल आर है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे है वो क्या हो जाएगा, KQ/r²। जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे वही वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगा, आया बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अभी हम बताए थे ना वो जो भी फॉर्मूला बताए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग पे। लेकिन बताया था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का स्पेशल केस होता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो पूरे होल बॉडी में होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आता है, क्या फॉर्मूला आता है डेरिवेशन करके। बात समझ में आ गया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसको डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब अंदर में सिर्फ चार्ज है, बाहर चार्ज शो नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए चार्ज स्प्रेड इन होल वॉल्यूम है ना, पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड है। तो इसके पहले आउटसाइड पॉइंट को देख लेते हैं, सेम वही केस है, सिर्फ इसमें क्या है कि अंदर में चार्ज है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक गॉस सरफेस बनाना पड़ेगा, है ना। गॉस सरफेस की दूरी कितना रखना पड़ेगा, स्मॉल आर रखना पड़ेगा, जिसमें से आर क्या होगा, आर जो होगा वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट ना है। एरिया वेक्टर है ना, ऐसे बनेगा डी, एकदम सेम में सब है। ये हो जाएगा थीटा, बताने की जरूरत नहीं है, थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, सेम वैल्यू होता है, ठीक है। ये भी एरिया वेक्टर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ सिग्मा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। अब चार्ज क्या हो रहा है, अब चार्ज जो है वो होल सरफेस पे हो रहा है, मतलब पूरे बॉडी में हो रहा है। तो पूरे बॉडी में तो स्फीयर है तो वॉल्यूम ना मिलेगा, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, क्या मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आया। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे दिखाते हैं, तो उसको दिखाते हैं रो से, इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है रो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। तो इसमें कितना चार्ज है, रो चार्ज है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब हम लोग आउटसाइड पॉइंट पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए
उसके लिए गॉसियन सरफेस बना दिए, ओके सही है। उसका जो रेडियस है स्मॉल आर है वो भी लिख दिया, ठीक है ना। सब वही चीज़ है, फाइव बराबर क्लोज्ड गॉस में लगेगा बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। और ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चूँकि देखिए क्यू इनसाइड कैसे निकालते हैं, जैसे उस समय निकाले थे सिग्मा बराबर निकाले थे ना, क्यू इनसाइड बाय एरिया, है ना। तो इस समय क्या लिखेंगे बताइए, इस समय क्या लिखेंगे, रो बराबर क्यू इनसाइड बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना है, इसलिए ये वॉल्यूम लिखाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए लिखा हुआ ऐसे है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, ठीक है, कि रो बराबर क्यू इनसाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चूँकि हाँ, चूँकि हमको ये वॉल्यूम जो है आर कौन सा लगा, स्मॉल आर की कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि हमको जो है आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है ना। तो ये गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ है, चार्ज जो है ओरिजिनल बॉडी में, तो ओरिजिनल बॉडी का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पर आर क्यूब का यूज हुआ। बात समझ में आया, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया, क्यू इनसाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो क्यू इनसाइड मतलब कि क्यू इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए लिखे मैं क्यू इनसाइड की जगह क्या लिखे, 4/3 पाई आर क्यूब और रो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब इसी ये तो है गॉस लॉ से निकाला हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला से क्या होता है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, है ना, ये बता है। ये दोनों फिर आगे में इक्वल हो जाएगा फिर, है ना। इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस था तो उसका दूरी स्मॉल आर था, है ना। तो देखिए डी ए का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसमें, है ना। मतलब कि गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला से निकला है, क्लोज सरफेस से निकला है, ठीक है। तो उन दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया वो हो गया, मतलब क्या क्या बच गया बताइए, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो ये निकल गया आपका कि पूरा अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज जो है वो अंदर में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके आउटसाइड पॉइंट पर ई का वैल्यू निकला, आउटसाइड पॉइंट पर ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिल गया, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब देखिए इसमें भी क्या है कि सारा चीज़ तो कांस्टेंट है, पता चल गया होगा आप लोग को कि देखिए रो भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट और 3 सब कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। ये देखना है, ध्यान देना है, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस समझ में आ गया। तो आउटसाइड पॉइंट पर हम लोग को ये मिल चुका है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब क्या है कि इनसाइड पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। देखिए ओरिजिनल लेंगे, है ना, जो कैपिटल आर रहेगा, इनसाइड पॉइंट पर लेंगे जो स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, ये तो पता ही। चूँकि चार्ज अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए इसमें क्यू इनसाइड बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। उसमें होलो में था क्या कि क्यू इनसाइड बराबर 0, लेकिन इस समय इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, इसमें आर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा कैपिटल आर से, वही लेंगे रो लेंगे चार्ज, तो चार्ज पर वॉल्यूम हो जाएगा, गॉसियन सरफेस भी क्या लेंगे कि स्फीयर ही लेंगे छोटा सा, है ना, रेडियस जिसका स्मॉल आर रहेगा। तो पहले इसका गॉस सरफेस बना है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू इनसाइड वही निकलेगा, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो देखिए स्मॉल आर हो जाएगा, तो स्मॉल आर आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बाय रो इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई जो है हमको निकालना है फॉर्मूला से, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए कॉस कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो पता ही है कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो ई डॉट डी ए बात समझ में आया। तो कॉस 0 डिग्री, ई चूँकि यूनिफॉर्म रहता है बाहर निकल गया, और फिर इंटीग्रेशन डी ए मतलब क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बात क्या है
कि हमको इनसाइड पॉइंट मतलब यहीं तक निकालना है ना, इसलिए हम जो चार्ज लेंगे ना, चार्ज ये आर ही तक का चार्ज लेंगे। इसलिए देखिए इसमें भी स्मॉल आर और इसमें भी स्मॉल आर का यूज हुआ है। असल में इसमें भी स्मॉल, इसमें क्यों हुआ पता चला कि हमको इतना ही पार्ट का लेना है ना, इतना ही पार्ट का हम लोग को एरिया वेक्टर लेना है, ठीक है ना। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर, एक आर से स्मॉल आर बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा वैल्यू क्या मिल गया, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हम लोग को वैल्यू मिल गया है, ये करेक्ट आंसर है ना। यही वैल्यू होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक अजब का चीज़ मिल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी सब में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/r², लेकिन इसमें क्या मिल गया हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि यदि इनसाइड पॉइंट पर आर बढ़ेगा, यदि इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा आर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इस सरफेस पे आ जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर सरफेस के बाद से फिर घटने लगेगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं कि जो स्फीयर है, स्फीयर कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसके आउट साइड पॉइंट पे क्या होता है और इन साइड पॉइंट पर क्या मिलता है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, जैसे हम देखे थे पहले वाले ग्राफ, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। चलिए ग्राफ से पहले क्या करते हैं कि इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग को मिला है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग अगर चार्ज में चेंज करना चाहें, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी चार्ज से रिलेटेड रहता है, तो चार्ज में चेंज करना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, रो बराबर क्या होता है Q/4/3 पाई आर क्यूब, ये होता ना है, तो बस वही रख देना है, रो की जगह पर रख देना है क्या Q/4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल इसमें रखना है, क्योंकि जो लिए थे वो कैपिटल ना था, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए। स्मॉल r/3 एप्सिलॉन नॉट वो तो रखना ही है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, Q/r³ स्मॉल आर, ठीक है। इसका जो वैल्यू पता होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r³ का r, तो चार्ज मतलब कि चार्ज के टर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड पॉइंट पर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r³, कैपिटल R³ स्मॉल आर, आया बस समझ में। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या ग्राफ। देखिए ग्राफ बहुत ही आसान है, इसका भी है कि वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इसमें एक स्फीयर बना देंगे, ठीक है। स्फीयर के जो सरफेस है उसमें कैपिटल आर को दिखाएगा, इन साइड पॉइंट पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बताए थे ना कि ई प्रोपोर्शनल टू आर, इन साइड पर देखिए बढ़ रहा है, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा सरफेस पर, फिर यहाँ से ये घटने लगेगा, देखिए ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है, और साइड में फिर क्या होता है घटने लगता है, मतलब आर जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो इस तरह से ये ग्राफ मिल जाता है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आता है बात समझ में, ठीक है ना, बात समझ में। तो आज हम लोग स्फीयर से देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पार्ट नंबर 16, ठीक है ना। तो वो जो वीडियो रहेगा ना हमारा, वो रहेगा किससे, जैसे हम लोग जितना भी देख रहे थे डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो देख रहे थे क्या, सब में क्या था, यूनिफॉर्म चार्ज था, है ना। हम लोग थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज देखेंगे, मतलब चार्ज अगर क्या रहेगा सेम नहीं रहेगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज घटता बढ़ता रहेगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा स्फीयर पे, वो हम लोग देखेंगे। कुछ IIT NIT का क्वेश्चंस देखेंगे। पसंद में आ गया, ठीक है। तो इसमें आज भर इतना ही, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।